बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इस हवाले से जो डाइपोल मोमेंट के हवाले से पिछला लेक्चर था उसको आप एक नज़र लाजमी देख लीजिएगा, और जो पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड है उस हवाले से जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको रिफ़्रेश कर लें। तो चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन की तरफ। Today's topic of discussion is inductive effect. Your class is BS Honor Chemistry, course Fundamental Organic Chemistry, and my name is Dr. ताहिर मकबूल। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव हैं जिनके ऊपर फोकस करेंगे इस लेक्चर के दौरान। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और केमिस्ट इस कॉन्सेप्ट को क्यों लेके आए और फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। सिमिलरली इस इफ़ेक्ट के काज होने की रीज़न क्या है वो भी इसी डिस्कशन के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये ऑपरेट कैसे करता है और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। और फाइनली जो है हम देखेंगे, क्योंकि ये एक इफ़ेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि ये सर्टन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे चेंज हो सकती हैं। तो सर्टन जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है मुख्तलिफ एसिड्स की, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इस इफ़ेक्ट को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इस चीज़ को भी एलेबोरेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे मैंने इथेन का मॉलिक्यूल शो किया है। अब पोलराइजेशन के हवाले से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है दैट इज़ CC बॉन्ड, 2 ही कार्बन एटम है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉन पोलर है। ठीक है ना। क्यों? रीज़न क्या है कि ये जो दोनों ग्रुप इस कार्बन बॉन्ड के साथ अटैच हैं, यानी कि दोनों कार्बन आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। यानी कि बेसिकली बॉन्ड की दोनों साइड पे जो स्पीशीज़ मौजूद हैं, जो ग्रुप्स मौजूद हैं, दीज आर मिथाइल ग्रुप्स, और दोनों के दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। इस वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको हम कहेंगे दैट इज़ कम्प्लीटली नॉन पोलर। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके ऊपर एक रेड एरो शो किया है। अब ये एरो क्यों आया है? हालांकि यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, लेकिन इसकी रीज़न क्या है उसको देखने के लिए हमें पहले कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो एक एंड है मॉलिक्यूल का जिसके ऊपर फ्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ड्यू टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। तो जो शेयर्ड बॉन्ड पेयर है, ये वाला जो शेयर्ड बॉन्ड पेयर है बिटवीन दिस C1 एंड दिस फ्लोरीन एटम, ये जो बॉन्ड पेयर है इट विल स्पेंड मोर टाइम इन द विसिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम। ठीक है। तो जब ये ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे। अब उस डाइपोल में फ्लोरीन के ऊपर चूँकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, सो अल्टीमेटली इट विल गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उतनी ही अमाउंट में, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी यहाँ ज़्यादा है उतनी ही अमाउंट में इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि दिस पोलराइजेशन इज़ ड्यू टू द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन एटम। क्लियर है यहाँ तक बात। लेकिन अब यहाँ पे जो C1 है वो पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव होना उसका समझ आता है, लेकिन C2 जो है उसके ऊपर भी हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखा है। तो इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो इसके साथ हमसाए हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फ्लोरीन चूँकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, उसने इस कार्बन 1 को क्या कर दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर दिया। अब इसने क्या किया, इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए जो नेक्स्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ मोर क्लोज कर लिया। नतीजा क्या हुआ, तो ये जो कार्बन 2 थी इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन कमी होगी। क्यों कमी हुई? क्योंकि कार्बन 1 ने इस इलेक्ट्रॉन को
इसको अपनी तरफ पुल किया। कार्बन 1 ने क्यों पुल किया? क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो क्या पोलराइज हो चुका था और कार्बन जो है वो क्या हो गई थी, पार्शली पॉजिटिव हो गई। ठीक हो गया। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन C1 इज़ पार्शियली कंपनसेटेड बाय ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ नेक्स्ट बॉन्ड दैट इज़ C2 एंड C1 क्लोजर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो एक कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कमी हुई, क्यों हुई? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। उसने क्या किया? अपनी कमी को कंपनसेट किया बाय ड्राइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी अदर एंड, दूसरी तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करके किया। ये इसी तरह जैसे आप गरीब हो जाएं, आपसे आपकी अमाउंट छीन के ले जाए तो आप किस तरफ देखेंगे? अपने, ज़ाहिर बात है, करीबी दोस्त, करीबी भाई, जो भी आपका रिश्तेदार है उससे देखेंगे और उससे कुछ रकम खींचने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो उसने अपनी डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी की? जो कि एडजेसेंट बॉन्ड है, दैट इज़ कार्बन 1 और कार्बन 2 का, और उस बॉन्ड को अपनी तरफ ज़्यादा स्पेंड किया। जब वो बॉन्ड पेयर इस कार्बन 1 की तरफ ज़्यादा टिल्ट हुआ, ज़्यादा उसने इसकी विसिनिटी में टाइम स्पेंड किया, तो अल्टीमेटली कार्बन 2 के ऊपर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। और हमने कहा जनाब ये जो डेफिशिएंसी है कार्बन 1 ने, वो कार्बन 2 से कंपनसेट की। अब रिज़ल्ट क्या निकला? दिस रिजल्ट इन द पोलराइजेशन ऑफ दिस बॉन्ड विद अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ C2। ठीक है, अब C2 के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। नो डाउट जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज C1 पे है उतना प्रोमिनेंट तो ये नहीं होगा, उसकी अमाउंट उतनी ज़्यादा नहीं होगी, उतना मैग्नीट्यूड नहीं होगा, उससे कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक हो गया। अब केमिस्ट जो है इस तरह के इफ़ेक्ट को एक नाम देते हैं जिसको इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो डेफिनेशन क्या है? द पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। अब क्या था? अब पीछे चलते हैं। अब ये पोलर बॉन्ड है बिटवीन C1 एंड फ्लोरीन एटम। अब इसने क्या किया? C1 और C2 के बॉन्ड को पोलराइज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि पोलराइजेशन ऑफ C1 एंड C2 बॉन्ड इज़ इंड्यूस्ड बाय अ पोलर बॉन्ड विच इज़ C1 एंड फ्लोरीन एटम। सो एक पोलर बॉन्ड क्या कर रहा है? जो एडजेसेंट बॉन्ड है उसके अंदर क्या कर रहा है? पोलैरिटी को इंड्यूस कर रहा है। इस तरह की जो पोलराइजेशन है जो इंड्यूस होती है उसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। और मैं रिपीट करता हूँ, द पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज टर्म्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये जो पोलराइजेशन है ये दो स्पीशीज़ जो हैं इसको इंड्यूस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन जिसको हम डाइपोल कहते हैं, जिसकी एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं। डाइपोल क्या होते हैं? हमने पढ़ा था पिछले कि जब बॉन्ड पोलर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पेयर जो है वो एक एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने की वजह से दो पोल जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो है एक डाइपोल क्रिएट होता है जिसको हमने डाइपोल मोमेंट के अंदर स्टडी किया था। दूसरा है फॉर्मल चार्ज। लाजमी नहीं है कि डाइपोल ही हो, एक फॉर्मल चार्ज यानी कि एक एंड ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर को आयन भी मौजूद हो सकता है, उसकी वजह से भी ये पोलराइजेशन इंड्यूस हो सकती है। ये दोनों की एग्जांपल स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली एग्जांपल देखें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लोरीन था तो यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन कार्बन बॉन्ड क्या था? चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था तो क्लोरीन की तरफ ये बॉन्ड ज़्यादा शिफ्ट होने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर आ गया और पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर आ गया। लेकिन इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है अब ये नॉन पोलर ना रहा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जो डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट करने के लिए इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल किया, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव आ गया। अब चूंकि ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है या कमी है वो ज़्यादा होगी, इसलिए हमने इसको डबल एरो से शो किया है। और इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव है उसको हमने डबल पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि कंपैरेटिवली क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इससे कम है क्योंकि ये कार्बन उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है जितना ये क्लोरीन है। ठीक है ना, इसने तो जस्ट अपनी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करना है, तो इसलिए ये जो इम्पैक्ट है वो कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे कार्बन क्लोराइड बॉन्ड ने क्या किया? एडजेसेंट बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन इंड्यूस की है, लेकिन ये एक डाइपोल की वजह से इंड्यूस हुई है। अब ये रिवर्स भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि जो लगी हुई स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन को पुल ही करे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, अब ये मिथाइल है और ये कार्बन है। ठीक है,
अब मिथाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर s करैक्टर ज़्यादा होगा या sp3 के अंदर? डेफिनेटली sp2 जो कार्बन होगी उसके अंदर s करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा, 33% होगा। sp3 के अंदर कितना होगा? 25% होगा। तो जितना एस करैक्टर ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। ये कार्बन जो है, जो रिंग वाली कार्बन है, दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन जो मिथाइल वाली कार्बन है दैट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, ये इस तरफ टिल्ट कर जाएगा रिंग वाली कार्बन की तरफ जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अल्टीमेटली इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो डेफिनेटली एक कार्बन, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो अपने साथ लगे हुए जो बॉन्ड पेयर हैं उनको ये ज़्यादा रिपेल करेगी। जब उनको ये रिपेल करेगी तो ये जो बॉन्ड है ये किस तरफ जाएगा? अवे फ्रॉम द कार्बन। अवे फ्रॉम द कार्बन का मतलब क्या है कि इससे जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसने साथ वाली कार्बन के अंदर पोलराइजेशन इंड्यूस कर दी और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है। नो डाउट इसकी अमाउंट कम है, इसकी अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी है। तो यहाँ पे ये जो डाइपोल क्रिएट हुए बिटवीन दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस रिंग कार्बन एटम, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ किया एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इंड्यूस हुई है थ्रू अ डाइपोल, ठीक है। अब हम फार्मल चार्ज की बात कर लेते हैं। अब ये फार्मल चार्ज है। फार्मल चार्ज से मुराद क्या है कि यहाँ पे नेट चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, ये पार्शियल नहीं है। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाती है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया होता है इन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 4th बॉन्ड, और 4th बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या करेगी? कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ खींचेगी। अब इस फॉर्मल चार्ज की वजह से ये बॉन्ड पोलराइज होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से अपनी डेफिशिएंसी कहाँ कंपनसेट करेगी? सॉरी, अपने साथ वाली कार्बन से, और अल्टीमेटली क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो पोलराइजेशन इंड्यूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है? फॉर्मल चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है, और ऑक्साइड है ये बेसिकली, एथ ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा इस बॉन्ड पेयर को टवर्ड्स कार्बन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन समझ लें कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी और इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज कम होगा, ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ये उससे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे फार्मल नेगेटिव चार्ज की वजह से पोलराइजेशन इंड्यूस हो रही है, यहाँ पे फार्मल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोलराइजेशन इंड्यूस हो रही है। दोनों सूरतों में इंडक्टिव इफेक्ट काज हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये हम आगे जाके इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि एक दफ़ा जब एक पोलर बॉन्ड है तो उसने एडजेसेंट में जो पोलैरिटी इंड्यूस कर देनी है वो पोलराइजेशन क्या होगी? परमानेंट होगी। ये नहीं होगा कि थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस कर दे और फिर ख़त्म कर दे, ऐसी नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है। अब दूसरा क्या है? ये थ्रू सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हैं। तीसरी बात क्या है कि जैसे जैसे जो आपका डाइपोल है या फॉर्मल चार्ज है उससे डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, इस जो डाइपोल का या फॉर्मल चार्ज का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके ऊपर, जिसकी वजह से पोलराइजेशन इंड्यूस हो रही है, वो
ग्रेजुअली क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि डिक्रीज़ रैपिडली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेज। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल के तौर पे ये स्ट्रक्चर देखें। अब क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचा, ये परमानेंट डाइपोल जो है वो प्रोड्यूस हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए C1 और C2 के दरमियान बॉन्ड पोलराइज हुआ और इस कार्बन 2 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम C1 से C2 जाएंगे, C2 से C3 जाएंगे, C3 से C4 जाएंगे, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो परमानेंट डाइपोल है उससे डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसलिए ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल प्राइम पॉजिटिव है, पार्शियल डबल प्राइम पॉजिटिव है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ एक जैसी नहीं है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से डिनोट कर रहे हैं। अब चौथी जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है कि इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई जो फॉर्मल चार्ज है या आपका डाइपोल है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, उसको हम नेगेटिव आई इफेक्ट कहते हैं। अगर वो टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, डोनेट कर रहा है, उसको हम पॉजिटिव आई इफेक्ट का नाम देते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। इसको फर्दर इंक्रीज करते हैं। अब ये तय आ गया कि कोई भी स्पीशी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, चाहे वो डाइपोल हो यानी कि एक पोलर बॉन्ड हो, या फिर फॉर्मल चार्ज हो यानी कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हो। वो अपने साथ लगे हुए जो रिमेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या कर सकती है, इंडक्टिव इफेक्ट काज कर सकती है। अब फंक्शनल ग्रुप जो इंडक्टिव इफेक्ट काज करते हैं उनको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने जिक्र किया। एक इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं जो कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे खींचते हैं, पुल करते हैं, ठीक है, और दूसरे इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जांपल हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो पोलर बॉन्ड है ये रिमेनिंग मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, या इसे कहते हैं इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सिमिलरली यहाँ पे एक फॉर्मल चार्ज है दैट इज़ एन पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेनिंग मॉलिक्यूल से अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव आई इफेक्ट किसकी वजह से काज हो रहा है, बाय अ फॉर्मल चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसकी वजह से काज हो रहा है, बाय अ परमानेंट डाइपोल। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं रिमेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। ये देख लें कि ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस रिंग के ऊपर, तो मॉलिक्यूल को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो ये इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे ये डाइपोल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं जिसकी वजह से, और यहाँ पे ये फॉर्मल चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को डोनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब तय आ गया कि दो मेजर कैटेगरीज़ हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो कि रिमेनिंग मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो कि रिमेनिंग मॉलिक्यूल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं, ठीक है। तो दोनों सूरतों में इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है। एक को हम नेगेटिव आई का नाम देते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और जो ग्रुप उसको काज करते हैं फंक्शनल ग्रुप, उनको हम नेगेटिव आई ग्रुप्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव आई इफेक्ट भी हो सकता है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी हो सकता है, और जो ग्रुप इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को काज करते हैं, चाहे वो डाइपोल मूवमेंट के ज़रिए करें, और डाइपोल के ज़रिए हो या फॉर्मल चार्ज, दोनों सूरतों में उन ग्रुप्स को, उन फंक्शनल ग्रुप्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का या पॉजिटिव आई ग्रुप्स का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देख लें, ये पूरी की पूरी कैटेगरीज हैं, NR3, NH3, NO2, सायानो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर हैलोजन्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर अलकोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना, एस्टर ग्रुप है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ईथर है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, फिर इटसेल्फ एराइल है, और CH डबल बॉन्ड Cr2 है, ठीक है। अब इनमें से कुछ ग्रुप्स को जो है ना उनके डिक्रीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से यहाँ पे, चूँकि आपने इन ग्रुप्स के साथ ज़्यादा करना है तो ये एक ऑर्डर शो किया है, इस ऑर्डर को अपने जहन में रखेंगे कि नाइट्रो ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है देन फ्लोरो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है देन क्लोरो एंड सो ऑन। तो इस ऑर्डर को आप लोग याद रखेंगे।
सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की लिस्ट है, ऑक्साइड है, कार्बोक्सिलेट है, इसके अलावा ये सारे अल्काइल ग्रुप हैं, ट्राई अल्काइल है, डाई अल्काइल है, मोनो अल्काइल, यानी कि हैं तो सारे आप अल्काइल ग्रुप ही, लेकिन उनमें ये टर्शरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, और यहाँ पे मिथाइल कार्बन है। तो ये यहाँ पे उनके पॉजिटिव आई इफेक्ट को इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर प्लॉट किया गया है कि जो टर्शरी कार्बन है यानी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू आइसोप्रोपाइल के, और उसका इथाइल से और उसका मिथाइल से। मिथाइल का सबसे कम है और टर्शरी ब्यूटाइल का सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो इस ऑर्डर को भी आपने अपने जहन में रखना है। अब इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ लिया हमने कि जनाब पोलराइजेशन है जो इंड्यूस हो रही है ड्यू टू सम डाइपोल आर फॉर्मल चार्ज। फिर हमने तय कर लिया कि उनको किस कैटेगरीज़ में रखते हैं, ये भी तय हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल जो है, आयोडो एसिटिक एसिड इज़ अबाउट 50 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर दैन एसिटिक एसिड। अब ये देखें इसकी इक्वेशन। जब भी आपने एसिड स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है तो आपने उसके कॉन्जुगेट बेस को डिस्कस करना है। बेसिकली कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब वो लेस रिएक्टिव होगा। कॉन्जुगेट बेस जितना लेस रिएक्टिव होगा उतना कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड अगर आयोनाइज होता है तो एसीटेट आइन उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। आयोडो एसिटिक एसिड अगर आयोनाइज होता है तो आयोडो एसीटेट उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब अगर हम कहते हैं कि आयोडो एसिटिक एसिड 50 टाइम मोर एसिडिक है, स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आयोडो एसीटेट कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक है, कंपैरेटिव टू एसिटिक एसिड। तो अब ये मोर स्टेबल क्यों है? दोनों के दरमियान अगर आप कंपेयर करें तो डिफरेंस तो सिर्फ ये है कि एक में CH3COO नेगेटिव है और दूसरे में उसकी एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया? आयोडीन लगा दिया। लेकिन ये छोटे से डिफरेंस ने क्या किया कि आयोडीन हम पढ़ चुके हैं पीछे डिस्कशन के अंदर कि जो आयोडीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आई इफेक्ट है उसका। ठीक है ना। अब नेगेटिव आई इफेक्ट क्या करता है कि इस कॉन्जुगेट बेस के ऊपर जो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो एनाइन है, इसके नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन की तरफ ये क्या करता है? पुल करता है। ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में जो आपका जो कॉन्जुगेट बेस है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर देता है। क्यों? अब वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? किसकी तरफ आ गया? रिमेनिंग मालिक्यूल की तरफ आ गया। उस ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा अवेलेबल ना रहा। क्योंकि अगर रिवर्स रिएक्शन देखें तो इसी ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोनियम आयन से क्या करना है? एक प्रोटॉन लेना है और रिवर्स रिएक्शन में अनडिसोसिएटेड एसिड के अंदर आ जाना है। अगर ये कम अवेलेबल होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? कम होगा। अगर ये कम बैकवर्ड डायरेक्शन होगा तो नतीजतन क्या होगा कि एसिड अपनी डिसोसिएटेड फॉर्म में ज़्यादा रहेगा। जितना एसिड डिसोसिएट ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो आयोडो एसीटेट आयन है ये क्या होगा? कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होगा। क्यों लेस रिएक्टिव होगा? क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो गया। क्यों डिस्पर्स हो गया? क्योंकि जो आयोडो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसने इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया? डिस्पर्स कर लिया ओवर द रिमेनिंग मालिक्यूल। जबकि ऊपर वाले केस में इस तरह का आयोडो ग्रुप ने ना होने की वजह से ये कंपैरेटिवली क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया। इसकी वजह से आयोडो एसिटिक एसिड क्या हो गया? मोर स्ट्रॉन्गर हो गया। ठीक हो गया। जितना किसी चीज़ के ऊपर चार्ज डिस्पर्स होता जाएगा उतनी वो स्टेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहेंगे रिएक्शन के लिए। ठीक हो गया। तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या हो गया? जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है। ये हम पढ़ आए हैं कि जो भी फैक्टर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा वो एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। अगली एग्जांपल देखते हैं। अब क्लोरो एसिटिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन एसिटिक एसिड। बिल्कुल सेम रीज़न है, बस एग्जांपल डिफरेंट है कि वहाँ पे आयोडीन थी, यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरो हो गया।
ठीक है ना। अब क्लोरो एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू देखें 2.86 है और एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू 4.75 है। तो अब 2.86 पीके वैल्यू जितनी कम होगी उतना एसिड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आयोनाइजेशन में क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज है डेफिनेटली ऑक्साइड इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और क्लोरो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये क्लोरो इस तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन इस तरफ डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो रहा है, इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन से इस क्लोरीन की तरफ डिस्पर्स हो रहा है ओवर द मॉलिक्यूल। अब मिथाइल में भी ये काम हो रहा है, लेकिन मिथाइल में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये जो डिस्पर्सल है वो सिर्फ कार्बोनाइल तक ही स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि इस केस के अंदर ये जो डिस्पर्सल है इस कार्बोनाइल से आगे भी शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन के दरम्यान इस कार्बन क्लोरीन के बाद, यानी कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है कंपेरेटिव टू सिंपल एसिटिक एसिड। तो इस वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि हम एसिटिक एसिड को क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बजाते खुद अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली क्या हैं, वीक हैं, लेकिन अगर इनको आपस में कंपेयर करें तो क्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन एसिटिक एसिड। तो ये रिलेटिव हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये बात जहन में रहे कि आप कह सकते हैं जनाब यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो बैक साइड पे ज़्यादा है, तो ये तो ऑर्गेनिक एसिड कंपैरेटिवली वैसे ही क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। लेकिन इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्लोरो एसिटिक एसिड इसकी निस्बत क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। रीज़न वही होगी, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन कैन स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस बाय डिस्पर्सिंग इस नेगेटिव चार्ज। आगे एग्जाम्पल है, क्लोरो एसिटिक एसिड इज़ मोर एसिडिक दैन आयोडो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे सॉरी, अब ये हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लोरिक एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है, आयोडो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है। रीज़न दोनों की आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन और आयोडीन का डिफरेंस आता है। एक में क्लोरो ग्रुप है, एक में आयोडो ग्रुप है। एक में क्लोरो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, दूसरे में आयोडो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है। लेकिन क्लोरो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन आयोडो। उसकी रीज़न क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंटली नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है, कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है कंपैरेटिव टू आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है, कम है। अब यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, दोनों में कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हैं, लेकिन क्लोरो एसिटेटाइन मोर स्टेबल है दैन आयोडो एसिटेटाइन। रीज़न कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट आयोडीन के इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। यहाँ पे बात करते हैं एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड की। एसिटिक एसिड इज़ 10 टाइम लेस एसिडिक दैन फार्मिक एसिड। तो चलते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस की तरफ। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस एसिटेटाइन और फार्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस फार्मेटाइन। तो एसिटेटाइन क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों? स्टेटमेंट हमें कह रही है कि एसिटिक एसिड क्या है, लेस एसिडिक है। तो लेस एसिडिक का मतलब क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल होने की वजह से एसिटिक एसिड लेस स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो रीज़न क्या है, दोनों के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखें तो मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल सेम है। तो मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिस्पर्स होने की बजाय ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ आ रही है, जबकि इस केस के अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ऑक्सीजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप इसमें कोई एडिशन नहीं कर रहा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, लेस स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस है एसिटेटाइन ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, वाइल इन केस ऑफ फार्मेट there is no methyl group, so there is no electron donation, so it would be comparatively more stable। ठीक है, और इसके मोर स्टेबल होने की वजह से फार्मिक एसिड जो है वो 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया दैन एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे ये पूरा टेबल है, ये आपको मिल जाएगा। इसमें आप कोई भी एसिड पकड़ लें और उनको आपस में कंपेयर कर लें, उनकी जो एसिड स्ट्रेंथ है आप इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ डिस्कस की है। अब यहाँ पे 3 एसिड हैं, तीनों ब्यूटानोइक एसिड हैं, एक 2 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है, तीसरा 3 क्लोरो है और चौथा 4 क्लोरोब्यूटानिक एसिड है। अब इनमें फ़र्क सिर्फ क्या है कि इसमें कार्बन जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर क्लोरीन एटम है, इसमें थर्ड कार्बन के ऊपर है, उसमें फोर्थ कार्बन के ऊपर है। लेकिन अगर हम इनकी एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो जिसमें बिल्कुल एंड में क्लोरो है उसकी पीके वैल्यू सबसे कम है, यानी कि वो क्या है, सबसे वीक एसिड है। और जिसमें क्लोरीन 2 कार्बन के ऊपर यानी कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इस कार्बोक्सिलेट के सबसे करीब है, जबकि यहाँ पे उससे कम दूर होने की वजह से उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये हमने बात की थी। ये उस चीज़ को प्रूव करता है कि जो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो क्लोरीन अगर कार्बन 2 के ऊपर मौजूद है जो कि डायरेक्टली अटैच है आपके कार्बोक्सिलेट आयन से, तो वहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट सिग्निफिकेंट होने की वजह से वो जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। जबकि जहाँ पे क्लोरीन उससे दूर मौजूद है, फॉर एग्जांपल इसमें देखें कि यहाँ पे क्लोरीन इससे कितने 1 2 3 एटम तीसरे कार्बन के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होगा, उसका रोल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम होने की वजह से वो उस नेगेटिव चार्ज को क्या डिस्पर्स नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑक्सीजन से अवे नहीं पुल कर पाएगा उतना जितना वो 2 पोजीशन पे होते हुए करता है। तो इसकी वजह से ये जो लेस स्टेबल हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ये अगर मोर स्टेबल होगा तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड, जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि पीके वैल्यू इस चीज़ को प्रूव कर रही है। ठीक हो गया। सो नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन विच स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस डिक्रीज विद डिस्टेंस। ये इस चीज़ को रीज़न बना के आप इनकी एसिडिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और ये आखिरी हमारी स्लाइड है। अब इसके अंदर मैंने सारे एसिडिक एसिड लिए हैं और उनकी जो एसिडिटी को कंपेयर किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्लोरो एसिडिक एसिड जो है उसकी पीके वैल्यू सबसे कम है, यानी कि वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। रीज़न आपको पता चल गई होगी कि सभी के अंदर आइडेंटिकल कॉन्जुगेट बेस बनेंगे। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि एक में फ्लोरो होगा, दूसरे में क्लोरो, तीसरे में ब्रोमो और चौथे में आयोडो होगा। लेकिन फ्लोरो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसकी पीके वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट से अपने कॉन्जुगेट बेस को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने दोनों एस्पेक्ट देख लिए, डिस्टेंस के साथ भी हमने कंपेयर कर लिया और एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे भी उसको कंपेयर कर लिया। ठीक हो गया। तो यहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक जो था वो कंप्लीट होता है। इस हवाले से आपको काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशन मिल जाएंगी इंडक्टिव इफेक्ट की बुक्स के अंदर, उसको भी पढ़ लें, नेट के ऊपर भी मिल जाएंगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अप टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।